स्टूडेंट, स्वागत है आपका रवि स्टडी कैंपस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर, और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को आसान ट्रिक के साथ। तो चलिए समझते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। एक्सरसाइज 1.1 को समझने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें हमें भाज्य संख्याएं दी गई होंगी और उनका गुणनफल करवाना होगा। तो इसमें अंकगणित की एक आधारभूत प्रमेय कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। जैसे कि 25 है, 25 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा के 5 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर हम इसी प्रकार बात करें 6 की, तो 6 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 इंटू 1। तो गुणनखंड कितने आ गए इसके, 3। देखो 1 2 और 3 आ रहे हैं। तो ये क्या है, भाज्य संख्या होगी। ओके। अभाज्य संख्या जिनके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, जिनके गुणनखंड में या तो वो खुद संख्या रहेगी या 1 रहेगा। जैसे कि 3 के गुणनखंड करेंगे, 3 गुणा 1 कितनी संख्या आ रही है, सिर्फ 2 संख्या। तो 2 संख्या आ रही हैं गुणनखंड में, तो वो क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है वो। ठीक। और भाज्य संख्या कौन सी रहेगी, जिसके गुणनखंड में 2 से अधिक संख्याएं आ रही हैं। ओके, क्लियर हुआ? पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्लियर हुआ, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, और हमें क्या है, गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं हमारी 2 3 5 7 11 13 और भी हैं इसी प्रकार। अच्छा, HCF और LCM, इस एक्सरसाइज में क्या है, हम HCF और LCM निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो HCF क्या होता है, HCF दी गई संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF होता है। जैसे कि हमें दे रखी हैं 2 संख्याएं, मान लीजिए 8 और 6। 8 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 के क्या है, 2 इंटू 3। तो अब एक तो उभयनिष्ठ होने चाहिए। उभयनिष्ठ के कौन है इसमें, सिर्फ 2 उभयनिष्ठ है कि सबसे छोटी घात का गुणनफल। अभी 2, दूसरी कोई संख्या मैच ही नहीं हो रही है बस, तो 2, इसका LCM क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि LCM में क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, क्या सबसे बड़ी घात, इधर क्या आ गया, 2 की घात 3 है और इधर 2 की घात 1 गुणा के 3। तो LCM आएगा इसका, क्या आ जाएगा LCM, 2 की घात 3 सबसे बड़ी घात ले ली, गुणा के 1 3, तो ये आ गया 24, इसका LCM आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक में दे रखा है HCF में क्या, लोएस्ट पावर सबसे छोटी घात, LCM में हाईएस्ट पावर। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, एक ये फॉर्मूला है, गोल्डन फॉर्मूला कह सकते हैं इसे हम, कि HCF का गुणा LCM के साथ बराबर रहेगा क्या, जो संख्याएं दे रखी हैं संख्याओं का गुणनफल। देखो इधर मैंने लिख भी दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या रहेगा, उनके HCF और LCM के गुणनखंड के बराबर। तो ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हमें अपनी डायरी में नोट कर लेने हैं, उनका उपयोग एक्सरसाइज 1.1 में यूज होगा। और किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा आपको, 6n शून्य पर समाप्त होगा या नहीं। अब अच्छा, कोई भी संख्या शून्य पर कब समाप्त होती है, जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा हो। कोई भी संख्या, देखो 10 है, 0 है, तो इसके गुणनखंड में 2 गुणा 5, 20 ले लो। 20 के गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी। जब 15 है, 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5, 15 में 0 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें गुणनखंड में 2 नहीं है। अगर 2 होता तो ये इसमें भी 0 आता। तो 6n है, 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगा या नहीं। अब 6 का गुणनखंड करो, 2 गुणा 3,
पावर n। क्या इसके गुणनखंड में 5 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये 0 पे कभी समाप्ति नहीं हो सकती। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, भाज्य संख्या की पहचान। तो भाज्य संख्या की पहचान मैंने अभी बताई थी, अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं किसी संख्या के तो वो भाज्य है, अन्यथा अभाज्य। जैसे ये एक दे रखा है हमें एग्जाम्पल, 13 गुणा 7 इंटू 11 प्लस के 1। क्या ये भाज्य संख्या है या नहीं है? ना, देखो 13 गुणा, इसको क्या कर लेंगे, 77 प्लस 1 78। क्या इसमें एक का गुणा और नहीं कर सकते? तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? 2 से ज़्यादा हो गए, मतलब भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार की भाज्य संख्या की पहचान हम कर सकते हैं। अगला एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, एलसीएम कब निकालना है हम? एलसीएम जब किसी सवाल में क्या पूछें, पुणे कब मिलेंगे, एक साथ कब बजेंगे, या न्यूनतम समय पूछा जाए तो उस समय हमें क्या निकालना है? उस समय निकालते हैं हम एलसीएम। एचसीएफ कब निकालना है? जब पूछे सबसे बड़ा माप, बराबर समूह में बांटना, अधिकतम लंबाई, तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं एक्सरसाइज 1.1 के पूरी तरह से क्लियर हो गए, समझ में आया आप लोगों को। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर और क्वेश्चन नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी अभाज्य संख्या हम समझ गए कौन सी, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। ओके, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फर्स्ट, क्या 140। 140 140 में कितने से भाग जाएगा? सबसे पहले हमें 2 से देना है, 70, फिर 2 से 35। अभी 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके पीछे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 2 से जब भी भाग जा सकता है किसी संख्या में, जब क्या आ रहा हो? 0, 2, 4, 6, 8 संख्या के पीछे आ रहा हो। ओके, तो अभी जाएगा इसमें 5 से 7 बार और 7 से 1। तो 140 के जो गुणनखंड आए, क्या आ गए 140 के गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जिससे हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, और ये अपना आंसर हुआ। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं आसान मेथड से। क्या है? 156। 156 के सेम गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले कितने से? 2 से 78 बार, फिर 2 से, ये आ गया आपका कितना? 39, 3 से 13 और 13 से 1। जब 1 आ जाए मतलब हमारा जो गुणनखंड वाली प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। तो 156 के गुणनखंड क्या आ गए? 156 के गुणनखंड आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। तो क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, और ये अपना आंसर हुआ। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक संख्या दी गई है 38, 25। क्वेश्चन नंबर 3, 3825। अच्छा, इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कितना है? 5 दे रखा है। अच्छा, अब 3 से भाग कैसे जाता है? इन संख्याओं का टोटल करके देखो। इस संख्याओं के टोटल में अगर 3 का भाग जा रहा है तो 3 का इस संख्या में चला जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। देखो जोड़ो, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 और 3 18। 3 का भाग 18 में जाता है? जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जा सकता है। तो 3 का भाग देंगे 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22 सातिया 21, 5 15। फिर से देखो 3 का भाग जा सकता है या नहीं? आप बताइए, जाएगा या नहीं? जा सकता है। क्यों? देखो जोड़ के देखो, 7 और 5 12 और 2 और 1 3, तो 15 में भाग जा सकता है, तो इस संख्या में भी जाएगा। 4 तिया 12, 25 तिया 75। अभी जाएगा कि नहीं स्टूडेंट? देखो नहीं जाएगा। क्यों? अभी जोड़ के देखो, 4 और 2 6, 6 और 5 11। क्या 11 में 3 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। अगली संख्या में जाएगा 5 से।
5 से 8 पन 40 और 5 बार, फिर 5 से देंगे 17 पंजे 85 और 17 से एक बार। तो 38-25 के जो गुणनखंड निकल के आए वो क्या आ गए, 38-25 के गुणनखंड आ गए हमारे 38-25 के 3 × 3 × 5 × 5 × 17, जिसे कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 3 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, देखो 1 2। 5 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, 5 की पावर 2 गुणा 17। और यही अपना आंसर हुआ, 38-25 का जो आंसर हुआ वो यही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, 5005। तो इसमें 2 से भाग जा नहीं सकता क्योंकि पीछे 5 है। 3 से स्टूडेंट जा सकता है या नहीं, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, देखो 5 और 5 10, 3 का भाग 10 में जाता है, नहीं जाता है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट आता है क्या, 5। 5 से इसमें चला जाएगा क्योंकि इसके पीछे 5 है। 5 से उसमें जाता है जिसके पीछे 0 या 5 आ रही हो, उस संख्या में 5 से भी भाग चला जाएगा। 5 से दिया 1 0 0 1, अभी कितने से, 7 से, ये आ गया 14 सत्ते 98 98, 2 बचा 21 हुआ और ये 3। अभी 11 से जाएगा 13 बार और 13 से गया एक बार। तो गुणनखंड कितने आएगा, 5005 के जो गुणनखंड आए 5 × 7 × 11 × 13, और यही अपना आंसर हुआ। ओके, आया ना समझ में, कोई दिक्कत। अगला 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, 7429 7429, इसके हमें गुणनखंड करके देखने। इसमें देखो 2 से जा नहीं रहा है क्योंकि पीछे 9 है। 3 से जोड़ने पे 22 आ रहा है तो भी नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जा रहा है, इसमें भाग जाएगा 17 से भाग दिया तो 17 चौका 68, 68 आ गए तो ये कितने बच गए, 6 62 हो गए, 17 51, 11 बच गए और 17 सत्ते 119, 7 हुआ। अभी जाएगा 19 से, 19 दूनी 38, 5 बच गए 29 57 3, अब 23 से एक बार। तो गुणनखंड कितने आ गए, 7429 के जो गुणनखंड आए 17 × 19 × 23। ओके, और ये अपना आंसर हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड में क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन 2 को। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। देखो सबसे पहले तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे जब, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर रहता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो वो चेक करना है। ओके, तो पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। हल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो 26 और 91, 26 के गुणनखंड कर लीजिए 2 × 13 आ जाएगा। 91 के 7 × 13। अच्छा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, HCF क्या है, कॉमन संख्या जो होती है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 13 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 13 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो HCF कितना होगा, 13। ओके, अभी क्या निकालना है हमें, LCM निकालना है। LCM कैसे आ जाएगा, पहले तो उन संख्याओं को लिखो जो कॉमन नहीं है। क्या, जो कॉमन नहीं है, 2 × 7 × अभी कॉमन क्या है, 13। ओके, तो इसका LCM आ जाएगा कितना, 2 × 13 सत्ते 91 और ये 182। LCM कितना आ गया अपना, LCM आ गया 182 और HCF आ गया 13। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमें क्या ज्ञात करना है, a इंटू बी संख्याओं का गुणनफल बराबर के एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, संख्याओं का गुणनफल। अब ये वाली कंडीशन निकालनी है हमें, ये वाली कंडीशन क्या, a इंटू बी बराबर क्या एच सी एफ गुणा एल सी एम। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन हमें लगा के देखनी है। ठीक है, तो संख्याएं क्या है, 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ आया अपना 13 इंटू एलसीएम कितना आया 182। 26 गुणा 91 करेंगे तो आ जाएगा कितना 2366 बराबर, इधर भी 13 गुणा 182 करेंगे तो 2366 ही आएगा। तो ये क्या है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर है। तो लिख देंगे कि a इंटू बी बराबर है एच सी एफ गुणा एल सी एम के, क्या ये आपस में बराबर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 का सेकंड 510 और 91, कौन सा लेना है, 510 और 91 लेना है। हल कौन सा है, 510 और 92। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 510 और 92 के गुणनखंड निकालने हैं। जो गुणनखंड निकालना हमें पहले से आता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। तो 510 के जो गुणनखंड आएंगे आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। कैसे निकाले, हमने निकालना आया था ना हमें, 92 के जैसे हम निकालें तो 2 से भाग दिया 41, 2 से भाग दिया कितना आ जाएगा 46, फिर 2 से 23, 23 से 1, ऐसे गुणनखंड निकाले थे ना। तो ऐसे ही हमने 510 के निकाल लिए, कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, एचसीएफ में क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या है, देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, इधर भी है इधर, तो 2 आ गया। और क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ओनली क्या आ गया, एचसीएफ आ गया अपना 2। अच्छा, अभी क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे आ जाएगा, पहले तो कॉमन संख्या ले लो। कॉमन संख्या क्या है, इसमें सिर्फ 2 ही है, 2 कॉमन संख्या। बाकी की अब जितनी भी संख्याएं बच रही हैं सबको रख दो। ऊपर से क्या बच रहा है, 3 गुणा 5 गुणा 17, नीचे क्या है 1 2 कॉमन आया, बाकी 2 गुणा 23 और बचा हुआ है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो एलसीएम आ जाएगा 23,460। ओके, एलसीएम कितना आ गया, 23,460 अपना एलसीएम आ जाएगा। अब क्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है कि a इंटू बी, क्या ज्ञात करना है हमें, a इंटू बी बराबर है किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ओके, ये ज्ञात करना है। a इंटू बी 510 गुणा 92 बराबर एलसीएम कितना आया अपना 23,460, एचसीएफ कितना आ रहा है 2। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40,920 बराबर, इधर भी 40,920। तो ये क्या है, आपस में बराबर हैं। a इंटू बी इंटू एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है। जांच में क्या पता चल रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा, एक पार्ट बच गया है ना,
तो उसको सॉल्व करते हैं। वो क्या दे रखा है 336 और 54। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट हमें, तो हमें निकालना है 336 और 54 के गुणनखंड। ठीक है, तो 336 के गुणनखंड निकालते हैं हम। ये आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। कैसे निकाला, ऐसे ही निकाला है। ओके, ऐसे करके हमने निकाल लिया है। 54 के गुणनखंड निकालेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी क्या निकालना है हमें, HCF। HCF में क्या रहता है, जो कॉमन संख्या होती है वो लिखनी है। कॉमन क्या है, देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक, और एक इधर से 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6 आ गया। ओके, तो HCF अपना कितना आ गया, 6। अब निकालना है हमें सेम LCM। LCM में क्या है, पहले कॉमन ले लो, 2 गुणा 3 एक कॉमन आ रहा है। अब बाकी का जितना भी बचा हुआ सबको रख दीजिए ऊपर के 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 7, नीचे क्या बच रहा 3 इंटू 3। अच्छा, तो एलसीएम मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका, जितना भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3024। एलसीएम अपना कितना आ गया 3024। अब क्या ज्ञात करना है हमें, ए इंटू बी ज्ञात करना है हमें। ए इंटू बी बराबर है क्या एलसीएम गुणा एचसीएफ। स्टूडेंट आप बताइए बराबर आएगा कि नहीं, ये बराबर ही आएगा, क्योंकि यही हमारा रूल है, यही फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, या तो हमने कहीं गलती की होगी तब बराबर नहीं आएगा, अन्यथा ये बराबर ही आएगा। ए इंटू बी कितना दे रखा है 336 गुणा के 54 बराबर 3024 इंटू 6। तो इनका गुणा करेंगे आ जाएगा 18,144 और इधर भी 18,144। तो ये क्या है, ये सिद्ध होता है कि आपस में दोनों साइड बराबर है। देखो ये और बराबर है, तो इति सिद्ध। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। बाकी हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने किया है, सेम उसी प्रकार इसको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं, कितना 12, 15 और 21। तो 12 के गुणनखंड कितने लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा 3 गुणा के 5। 21 के गुणनखंड कितना आ जाएगा 3 गुणा के 7। HCF कितना आ जाएगा HCF क्या कॉमन जो रहता है, तीनों में कॉमन क्या रहा है 3, तो 3, यही अपना आंसर हुआ। HCF तो आ गया कितना 3। अब निकालना है हमें क्या LCM में क्या है, पहले तो कॉमन देखो, इधर भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एक तो 3 लिख लो। अभी बाकी क्या है, जितना भी बचा हो सबको लिख दो। 2 गुणा 2 बचा है ऊपर, 2 गुणा 2, नीचे क्या बचा है 5 और सबसे लास्ट में 7। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 गुणा 7 करेंगे तो 420। एलसीएम कितना आ गया अपना 420। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 23, 29। क्वेश्चन नंबर सेकंड 17, 23 और 29। गुणनफल क्या आ जाएंगे, 1 गुणा 17, 1 गुणा 23 और ये 1 गुणा के 29। HCF कुछ कॉमन है क्या 1, तो 1 HCF आ गया। LCM में क्या होगा, बाकी का जितना बचा है वो सभी लिख देना है, 17 गुणा 23 गुणा 29। इनका मल्टीप्लाई करेंगे वही क्या आ जाएगा, इनका ये आ जाएगा 11,339।
LCM। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरे का तीसरा क्या क्या दे रखी है हमें? 8 9 25, क्या क्या दे रखा है? 8 9 25, 8 9 25। 8 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 गुणा 3 और 25 के 5 गुणा 5। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? HCF। HCF क्या कोई कॉमन हो रहा है? कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 1। और LCM में क्या होगा? पूरा ही लिख देना है हमें। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 9 ही आ जाएगा। 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका कितना? 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 9 करेंगे तो 1800। तो LCM कितना आया? 1800 और HCF आ गया अपना 1। स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर भी ये आंसर मैंने नहीं लिखा था, वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया गया? HCF 306 और 657 का कितना है? 9 है। संख्या n ज्ञात कीजिए। ये LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? देखो दो संख्या दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये, और ये क्या है? HCF दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। निकाल लेंगे हल। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें? देखो संख्याएं दे रखी हैं, संख्या दे रखी है, ले लेते हैं। मान लेते हैं A इजकल टू 306 और B इजकल टू 657। दूसरा क्या दे रखा है हमें? दूसरा हमें दे रखा है HCF दे रखा है। क्या? HCF कितना दे रखा है? 9। ज्ञात क्या करना है? LCM हमें ज्ञात करना है। ओके, हमने क्या पढ़ा है? सूत्र है, इसको हमें याद भी रखना है। क्या? A इंटू बी संख्याओं का गुणनफल बराबर रहता है LCM गुणा के HCF। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। इस एक्सरसाइज के लिए ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर वाले पॉइंट में भी इसको बता दिया था, इसको याद रखना है आपको, अपनी डायरी में नोट कर लेना है। ओके, अभी संख्याएं कितनी दे रखी हैं? देखो 306 गुणा 657 बराबर LCM हमें ज्ञात करना है। HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। अच्छा, अभी 9 से इसको काट लेंगे। 9 से गुणा में तो इधर भाग में आएगा, काटिए। 9 तिया 27, अभी कितना हो गया? 3 बचा, 36 हो गए। 9 चौको 36, 34 गुणा 657 इजकल टू के LCM। 34 गुणा 657 करेंगे तो आ जाएगा 22,338 इजकल टू LCM। तो अपना LCM कितना आ गया? 22,338। कोई दिक्कत कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू में पुट करें और गुणा और भाग कर दिया, दो कैलकुलेशन कर दी, सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है या नहीं? ये क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर वाले पॉइंट में भी बताया था। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि कोई संख्या शून्य पे कब समाप्त होती है। किसी संख्या को क्या है, गुणनखंड में शून्य पे कब समाप्त हो सकती है? कि उसमें 2 और 5 के गुणनखंड आ रहे हो। क्या आ रहे हो? 2 और 5 के गुणनखंड आ रहे हो। अगर 2 और 5 के गुणनखंड नहीं आएंगे तो वो संख्या शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हल। तो 6n के गुणनखंड
में 2 × 3 की पावर n है। ठीक है, इसमें वही लिखना है हमें, है इसमें नहीं, 2 × 3 की पावर n है। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, नहीं है, जबकि किसी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 के गुणनखंड आवश्यक है। इसलिए 6n n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। मैंने आपको बताया था ना, 6 का गुणनखंड कीजिए, क्या आ रहा है, 2 × 3 आ रहा है। इसके गुणनखंड में क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 6n कभी भी क्या है, 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। समझ में आया ना, कोई संख्या 0 पे कब समाप्त होती है, उसके गुणनखंड में 2 और 5 आने चाहिए। जैसे अगर 30 के गुणनखंड है तो इसमें 2 और 5 आ रहे होंगे। देखो 2 × 3 × 5, 2 और 5 आ रहे हैं, इसलिए 0 पे समाप्त हो रही है। तो समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ऐसे ही लिखना। अगर ये आता 10 की पावर n 0 पे समाप्त होगा या नहीं, तो 0 पे समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि 10 के गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 आ रहे हैं। तो समझ में आया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसको हमें, ये जो थ्योरी है वो हमें याद रहनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमें याद रहना चाहिए। मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट, कि 2 और 5 गुणनखंड में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो 0 पे समाप्त हो सकता है। नहीं आ रहे हैं तो नहीं आएगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्याख्या कीजिए कि ये 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। मैं शुरू में ही बताया था, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स वाली पॉइंट में, स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं, किसी के 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं, तो वो क्या है, भाज्य, अन्यथा क्या है, अभाज्य। ओके, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो क्या रहेगा, भाज्य, अन्यथा अभाज्य। तो ये हमें चेक करना है, इसमें 2 से ज़्यादा के गुणनखंड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हल क्वेश्चन नंबर 6, देखो संख्या ले लेते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। 7 गुणा क्या कर 11 करेंगे, 77 × 13 + 13। ओके, अच्छा इधर से कुछ कॉमन है, 13 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, 7 7 + के 1, तो 13 गुणा ये कितना हो जाएगा, 77 + 1 78, 13 × 78। अच्छा, क्या इसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते, 13 × 78 × के
1। तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? 3 हो गए ना, 1 2 और 3। कितने गुणनखंड हो गए? 3। मतलब 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा होने पे क्या है? भाज्य संख्या है। तो इसमें लिख देंगे, इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यह अभी इसका ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड में क्या दे रखा है? 7 × 6 × 5 4 3 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है या नहीं है? देखो ये यहाँ क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसको करते हैं। सबसे पहले देखो इधर से कुछ कॉमन है। हाँ कॉमन है, क्या? 5 कॉमन आने पे क्या आ रहा है? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1 हो जाएगा। तो 5 गुणा करके देख लीजिए, ये आ जाएगा कितना? 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 छिक्की 144, 144 गुणा के 7 कर लीजिए। 144 गुणा 7, 7 चौका 28, 28 और 2 23, 7 3 10। तो 1008 + के 1, तो ये क्या आ जाएगा? 5 गुणा 1009। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, 5 गुणा 1009 × 1 लिख सकते हैं ना। 1 से गुणा करने पे क्या दिक्कत है? तो कितने गुणनखंड आ गए? 3 आ गए ना। देखो 1 2 3, 3 संख्या आ रही हैं गुणनखंड में, 3 संख्या आ रही हैं। इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी? भाज्य संख्या है। तो ये ही चीज लिख देंगे, इसके गुणनखंड में 2 से ज़्यादा सॉरी, गुणनखंड में 2 से ज़्यादा संख्या प्राप्त हो रही हैं, इसलिए क्या होगा ये? इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आया ना? कोई दिक्कत? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ये भी मैंने स्लाइड नंबर 1 में बताया था कि अगर आए कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ऐसी कुछ कंडीशन आती है, तो उसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एक चक्कर सोनिया कितने में? एक चक्कर में सोनिया कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट। सोनिया 18 मिनट लेती है। वही एक चक्कर में रवि कितना टाइम लेता है? 12 मिनट। अभी हमें क्या निकालना है? 18 और 12 का एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। 2 से 9 6, 2 से 9 3, 3 से 3 1, 3 से 1 और 1। तो कितना आ जाएगा? गुणनखंड इसके आए 2 × 2 × 3 × 3।
तो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो कितना आ जाएगा 36 मिनट अपना आंसर आ जाएगा। 36 मिनट बाद वो वापस से मिलेंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस और ट्रिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.2 में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।